वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। आज हम इस वीडियो में बजट 2023 में आए अमेंडमेंट पर डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 115 बीएसी न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो न्यू टैक्स रेजिम है किस पर्सन्स पर अप्लीकेबल है, उसकी टैक्स रेट स्लैब क्या है, कौन कौन सी डिडक्शंस वहां अवेलेबल है, कौन सी डिडक्शन वहां अवेलेबल नहीं है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अप्लीकेबिलिटी के बारे में समझेंगे। 1 अप्रैल 2024 से इंडिविजुअल या एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट या इन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करने का ऑप्शन है। पहले सिर्फ ये इंडिविजुअल और एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही मिलता था, बट इसमें अब ये सारे पर्सन्स कवर होते हैं। अब इस अमेंडमेंट में एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट और एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी इस सेक्शन में कवर किया गया है। मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अब इसकी अप्लीकेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले 2 पर्सन्स पर न्यू टैक्स रेजिम अप्लीकेबल होती थी, बट अब नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इज अ न्यू टैक्स रेजिम। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करे, ताकि ओल्ड टैक्स रेजिम में होने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड या डिडक्शन से रिलेटेड इश्यूज है, जो असेसमेंट के वक्त आते हैं, उसे कम से कम किया जा सके। न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बना दिया गया है। पहले ओल्ड टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होती थी। असेसी अगर चाहे तो ओल्ड टैक्स रेजिम भी ऑप्ट कर सकता है, लेकिन यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता है तो उसे रिटर्न फाइल करने के पहले डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि वो ओल्ड रेजिम ऑप्ट करना चाहता है। मतलब यदि ऊपर बताए गए पर्सन्स अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले जो टैक्स रिटर्न फाइल होगा वो न्यू रेजिम के अकॉर्डिंगली होगा, जो डिफॉल्ट है। अब बात करी जाएगी हमारे नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से टैक्स रेट स्लैब में काफी चेंजेस किए गए। न्यू टैक्स रेट स्लैब के अनुसार जिसकी इनकम 3 लाख के अंदर है वो एग्जम्प्ट होगा। पहले ये स्लैब 2.5 लाख तक की थी, बट अब इस लिमिट को बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अब यहाँ पर टैक्स किस प्रकार लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। यदि किसी पर्सन की इनकम 3 लाख है तो टैक्स रेट 0 होगा। इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में होगी तो टैक्स 5% के रेट से लगेगा। इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में होगी तो टैक्स रेट 10% के रेट से लगेगा। 9 से 12 लाख के बीच में होगी तो 15% रहेगा। 12 लाख से 15 लाख के बीच में होगी तो 20% टैक्स रेट रहेगी। और यदि इनकम 15 लाख से अबव होती है तो टैक्स रेट 30% हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं। हमने बात करी टैक्स रेट की, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यदि असेसी न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता है तो उसे नीचे दिए गए डिडक्शन या एग्जम्पशंस अलाउ नहीं होंगे। मतलब हम बात कर रहे हैं यदि हम न्यू टैक्स रेजिम में आएंगे तो कौन कौन से ऐसे डिडक्शन है और कौन कौन से ऐसे एग्जम्पशन है जो ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलते थे बट न्यू में नहीं मिलेंगे। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 जो कि LTA मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करता है, वो अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस HRA, आपको डिडक्शन उसकी अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 जो कि स्पेशल अलाउंस की बात करता है, वो अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 जो कि अलाउंस टू MPs और MLAs को मिलता है, उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 जो कि एग्जम्पशन फॉर माइनर इनकम अप टू ₹1500, उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 10AA जो कि एग्जम्पशन फ्रॉम एसीजेड यूनिट की बात करता है, वो भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 16 का क्लास 2 और क्लास 3 जो कि सैलरीड पर्सन के लिए होता है, जो कि एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स की बात करता है, उसकी डिडक्शन भी यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 24 का सबसेक्शन B जो कि सबसे मेन पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे जो आप इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते हो वहां पे लॉस डिक्लेयर होता है, वो भी डिडक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन II जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, उसकी डिडक्शन भी यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 32AD जो कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में करते हैं, उसकी डिडक्शन भी यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 32AD इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट और मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज। नेक्स्ट सेक्शन 33AB टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। नेक्स्ट
सेक्शन 33 ABA साइट रेस्टोरेंट फंड, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 डबल IA, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 ट्रिपल I और सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 डबल A सर्टन पेमेंट टू रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, नेशनल लेबोरेटरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेक्शन 35 AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन। नेक्स्ट सेक्शन 35 ट्रिपल C एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन 57 डबल IA डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड ओनली अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से फैमिली पेंशन की डिडक्शन को न्यू रिजीम वालों के लिए अलाउ कर दिया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी हमने वो वाले पॉइंट डिस्कस करें कि कौन कौन सी डिडक्शंस यदि हम न्यू रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट डिस्कशन करा। काफी सारे एम्प्लॉय जो सैलरीड वाले पर्सन उसकी डिडक्शन लेते हैं, बिजनेस वाले पर्सन उसकी डिडक्शन लेते हैं, उसकी डिडक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट, अब ऐसी कौन सी, हमने बात करी कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी डिडक्शन है और एग्जम्पशन है जो न्यू रिजीम में हम ऑप्ट करते हैं तो हमें मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे बजट 2023 से सैलरी हेड में एक बड़ा चेंज आया है। सरकार ने सैलरीड पर्सन को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट न्यू रिजीम वाले को भी दिया है। मतलब पहले ओल्ड रिजीम में आप देखेंगे कि वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम वाले को नहीं मिलती थी, बट यहाँ पर 23-24 के ईयर से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज की न्यू रिजीम वालों को भी मिलेगी। जिसकी सैलरी 15,50,000 रुपए तक है उसे 50,000 मिलेगी। जिसकी सैलरी 15,50,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट 50,000 से बढ़कर 52,500 रुपए हो जाएगी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिव्यांग मतलब इनकेपेबल एम्प्लॉइज को मिलता है वो अलाउ होगा। कन्वेंस अलाउंस और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर या ट्रांसफर को मीट करने के लिए दिया गया कोई अलाउंस। नेक्स्ट, ये एम्प्लॉय द्वारा कोई इनकर्ड ऑर्डिनरी डेली चार्जेस को मीट करने के लिए कोई अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात चैप्टर 6A की डिडक्शन की। काफी सारे पॉइंट्स हमें माइंड में आ रहे हैं कि चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं किस किस सेक्शंस की डिडक्शन हमें मिलेगी, क्योंकि हम 80s की डिडक्शन जो हम लेते हैं सेक्शन 80 की, तो यहाँ पर अलाउ होगी या नहीं होगी उस पर समझते हैं। चैप्टर 6A में ऐसे डिडक्शन दिए हुए हैं जिसे एसएससी क्लेम करके टैक्स बर्डन रिड्यूस कर सकता है। हालांकि चैप्टर 6A में कोई भी डिडक्शन सेक्शन 80A टू 80BB एसएससी को न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं होंगे। यहां केवल 3 डिडक्शन ही अलाउ होंगे, जो कि सेक्शन 80CC जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। नेक्स्ट 80JJAA डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉइज कॉस्ट। नेक्स्ट सेक्शन 80CCH डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम में बताए गए हैं। सेक्शन 80CCH फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पर वापस डिस्कस करेंगे कि 80s की केवल 3 डिडक्शन को यहाँ पे अलाउ किया गया है। उन डिडक्शंस के वापस से अपन नाम लेंगे। सबसे पहला डिडक्शन है 80CCD सबसेक्शन 2, 80JJAA और 80CCH एक नया सेक्शन है, उनकी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी तरह की सेक्शन 80s की डिडक्शन न्यू रिजीम के अंतर्गत अलाउ नहीं होगी। अब आगे और इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 115 BSA के अनुसार यदि किसी पर्सन ने यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है जो कि 80LA में बताई गई है और वह इस सेक्शन को ऑप्ट करता है, तो वह फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद बट 1 अप्रैल 2023 के पहले 80LA सेक्शन की डिडक्शन ले सकता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से सेक्शन 80LA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आगे बात करते हैं 87A की रिबेट की। सेक्शन 87A की रिबेट से करदाता मतलब एसएससी अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता है। 87A के तहत न्यू टैक्स रिजिम में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 5 लाख की लिमिट को 7 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब 7 लाख रुपए तक आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है। मतलब आप विदाउट इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किए बिना भी आपको 7 लाख के अमाउंट तक टैक्स नहीं बनना है, क्योंकि 87A की रिबेट
25,000 रुपए कर दी गई है। यदि कोई न्यू रिजिम ऑप्ट करता है तो 7 लाख रुपए की इनकम तक टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि 7 लाख रुपए की इनकम तक उसका टैक्स लायबिलिटी बनती है 25,000 रुपीज और 87A की रिबेट भी है 25,000, मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 0। बट यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर हो जाती है, बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ऊपर हो जाती है तो आप टैक्स स्लैब में आ जाओगे, मतलब 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से ऊपर जो भी रेट है उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अब सबसे मेन पॉइंट पर यहां पर आते हैं, यदि कोई बिजनेसमैन होगा और उसके पास कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस होंगे या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा और वो न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करता है तो उस केस में उसके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की। यदि कोई एसएसी न्यू रेजिम को ऑप्ट करता है और उसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वह उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को जो यूज मतलब पहले डिडक्शन उसके नहीं ले पाया है वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को ब्लॉक ऑफ असेट्स में ऐड कर देगा और जिस ब्लॉक ऑफ असेट्स में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड होगा उसका ब्लॉक उस तरह से बढ़ जाएगा और उस पर जो रेट प्रिवेल करेगी डेप्रिसिएशन रेट की उस अकॉर्डिंगली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उसके अकॉर्डिंगली उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब यहां पर सिंपल सी बात है कि आपको अपनी असेट्स की कॉस्ट बढ़ानी है और डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। यहां पर यह हो सकता था पहले यदि आप ओल्ड रिजिम में होते तो हो सकता था जिस साल आपको प्रॉफिट हो तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप लमसम माइनस कर सकते थे, लेकिन यहां पर माइनस करने का ऑप्शन उन्होंने इसको नंबर ऑफ ईयर्स में पोस्टपोन कर दिया, एक तरीके से डेप्रिसिएशन के फॉर्म में उसका वो डिडक्शन दे रहे हैं। अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉस की। यदि किसी एसएसजी को कैरी फॉरवर्ड लॉस है जो कि ऐसी किसी डिडक्शन से रिलेटेड है जो डिडक्शन न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होगी, ऐसे किसी सेक्शन से रिलेटेड है लॉस जो न्यू रिजिम में जिसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, उस लॉस को आपको वहीं पर ड्रॉप करना होगा, उस लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आप समझेंगे। यदि हम देखें, यदि किसी एसएससी को 2 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है, उसमें 2 लाख में से 50,000 रुपीज का जो बिजनेस लॉस है वो सेक्शन 35AD के कारण उसे हुआ है, तो सेक्शन 35AD की डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी, इसीलिए वो 2 लाख में से 50,000 रुपए के लॉस को उसे छोड़ना पड़ेगा, वो 1.5 लाख रुपए का लॉस ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो यहां पर यदि आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन कौन से आपके लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखे हैं, किस लॉस को आप आगे और ले जा सकते हो और किस लॉस को आप आगे नहीं ले जा सकते हो, आपको वहीं पर उसे ड्रॉप करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, हालांकि इस लॉस को किसी अदर हेड से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन सेक्शन 32 के अंतर्गत नहीं मिलेगी। अब यहां पर बात करेंगे सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज की लिमिट क्या रहेगी। न्यू टैक्स रिजिम में अगर एसएससी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज 10% का रहेगा, लेकिन यदि एसएससी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो सरचार्ज 15% हो जाएगा, लेकिन यदि एसएससी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज की रेट 25% होगी। अब हम बात करेंगे, यदि किसी पर्सन ने न्यू रिजिम ऑप्ट कर लिया तो वो क्या उससे बाहर आ सकता है या ओल्ड से वो स्विच करके फिर न्यू में जा सकता है, तो उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। जो भी इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में दिया गया हो अप्लाई नहीं होगा जब तक कि पर्सन के द्वारा ऑप्शन को प्रिस्क्राइब मैनर में एक्सरसाइज नहीं किया जाए। एसएससी को सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 के तहत स्पेसिफाइड ड्यू डेट को या उसके पहले सेक्शन को ऑप्ट करना होगा। यदि एसएससी बिजनेस या प्रोफेशन करता है तो ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज करने के बाद ऑप्शन एसएससी आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी अप्लाई होगा। मतलब यदि आपकी बिजनेस इनकम है और आपने यदि न्यू रिजिम ऑप्ट कर लिया तो आपको कंटिन्यूसली न्यू रिजिम को ही ऑप्ट करना होगा, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो, आप ओल्ड स्कीम में नहीं आ सकते हो। लेकिन यदि एसएससी की इनकम अदर देन बिजनेस इनकम है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, सैलरीड इनकम है या फिर कैपिटल गेन से इनकम है या फिर अदर सोर्स से इनकम है, तो उसके बाद हर साल ऑप्शन होगा कि वो हर साल उस स्कीम को ऑप्ट भी कर सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है। लेकिन यदि बिजनेस की इनकम है तो उसे एक बार ही विड्रॉल करने का ऑप्शन है, मतलब एक बार यदि ऑप्ट कर लिया तो उसे कंटिन्यूस में रहना होगा, लेकिन विड्रॉल वो लाइफ में केवल एक बार ही कर सकता है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यदि कोई पर्सन जो बिजनेस करता है और इस सेक्शन की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता है तो आगे आने वाले सालों के लिए भी ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा। हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये देखा कि न्यू रिजिम किस किस पर्सन पर एप्लीकेबल है, उसके अंदर टैक्स रेट क्या है,
कौन कौन सी डिडक्शन हमें अलाउ होगी, कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के कंडीशंस क्या होंगे। काफी डिटेल में हम इस वीडियो में हमने न्यू रिजिम स्कीम को समझा। यदि इसके बाद भी यदि आपको न्यू रिजिम से रिलेटेड कोई इश्यूज या समस्याएं आती है तो इस वीडियो में बताए गए मेल आईडी पर उस इश्यूज समस्या को हमें भेजिए। लॉ लीजेंड कोशिश करेगा उन इश्यूज और समस्याओं को जल्द से जल्द सॉल्व करने की। धन्यवाद।